नमस्ते। चलिए आज निकलते हैं भारत के फिजिकल लैंडस्केप के एक शानदार टूर पर। ये एक ऐसी यात्रा होने वाली है जो हमें पृथ्वी की कुछ सबसे कमाल की, सबसे अद्भुत आकृतियों से रूबरू कराएगी। तो यहीं से शुरू होता है हमारा आज का सवाल। सोचकर देखिए, आखिर ये कैसे मुमकिन है कि एक ही देश में दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ भी हों, दूर दूर तक फैले उपजाऊ मैदान भी, अरबों साल पुराने पठार भी और साथ में सूखे रेगिस्तान भी। कमाल है ना? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो ये रहा हमारा आज का पूरा सफरनामा। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत की जमीन में इतनी विविधता क्यों है। फिर हम उत्तर के प्रहरियों यानी हिमालय की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद हम विशाल उत्तरी मैदानों को देखेंगे। फिर चलेंगे प्राचीन प्रायद्वीप या पठार की ओर और उसके बाद तटों, रेगिस्तान और द्वीपों की खोज करेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में ये भी समझेंगे कि ये सब हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। भारत की जमीन सच में एकदम कंट्रास्ट से भरी हुई है। मतलब एक तरफ तो हैं एकदम जवान, हमेशा बदलते रहने वाले हिमालय, और दूसरी तरफ हैं अरबों साल पुराने, एकदम मजबूत और स्थिर प्रायद्वीपीय पठार। और बस यही अनोखा मेल है जो भारत के भूगोल को इतना ज्यादा दिलचस्प बना देता है। चलिए अब अपनी यात्रा का पहला पड़ाव शुरू करते हैं, हिमालय। ये पहाड़ भूवैज्ञानिक नजरिए से काफी यंग हैं, ऊंचे हैं और इन्हें वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। मतलब ये वो पहाड़ हैं जो जमीन की टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में टकराने से बने हैं। और ये सिर्फ एक बॉर्डर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो पूरे सब कॉन्टिनेंट के मौसम और यहाँ तक कि हमारी संस्कृति को भी एक आकार देते हैं। हिमालय का स्केल, उसकी विशालता को समझना थोड़ा मुश्किल है। जरा सोचिए, ये पश्चिम से लेके पूर्व तक 2400 किलोमीटर की एक जबरदस्त आर्क बनाता है। और जैसा कि हमने कहा, ये जियोलॉजिकली यंग है, जिसका मतलब है ये आज भी ऊंचे हो रहे हैं। सच में ये भारत की उत्तरी सीमा पर एक ऐसी कुदरती दीवार की तरह खड़े हैं जिसे पार करना नामुमकिन सा है। और हाँ, ये तो सब जानते ही हैं, दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां वो भी यही हैं। एक और दिलचस्प बात, हिमालय की चौड़ाई हर जगह एक जैसी नहीं है। अगर हम पश्चिम में देखें, कश्मीर में, तो ये रेंज करीब 400 किलोमीटर चौड़ी है। लेकिन जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाते हैं, ये सिकुड़कर सिर्फ 150 किलोमीटर रह जाती है। मतलब कितना बड़ा फर्क है ये। तो देखिए, हिमालय सिर्फ 8 माउंटेन रेंज नहीं है, बल्कि ये 3 पैरेलल रेंज का एक सिस्टम है। सबसे उत्तर में सबसे ऊंची है हिमाद्री या ग्रेट हिमालय, जिसकी एवरेज हाइट ही 6000 मीटर्स है। उसके थोड़ा दक्षिण में आती है हिमाचल या लेसर हिमालय रेंज। इसकी ऊंचाई करीब 3700 से 4500 मीटर्स के बीच है। और फिर सबसे बाहर की तरफ सबसे दक्षिण में है शिवालिक, जिसकी एवरेज हाइट 900 से 1100 मीटर्स है। अच्छा, तो पहाड़ों से अब नीचे उतरते हैं और चलते हैं उत्तरी मैदानों की तरफ। ये जो दूर दूर तक फैले हुए उपजाऊ मैदान है ना, इन्हें यूं ही देश का अन्न भंडार या ग्रेनरी नहीं कहते। अब सवाल उठता है कि आखिर ये इतने बड़े मैदान बने कैसे। इसका जवाब छिपा है एक खास तरह की मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल। ये वही उपजाऊ मिट्टी है जिसे 3 बड़ी नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र ने लाखों सालों से यहाँ लाकर जमा किया है। और इसी से ये जबरदस्त उपजाऊ जमीन तैयार हुई है। और जरा इसका साइज तो देखिए, ये उत्तरी मैदान करीब 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले हैं। अंदाजा लगाइए, ये एरिया फ्रांस जैसे बड़े देश से भी ज्यादा है। इसी वजह से ये दुनिया के सबसे बड़े, सबसे समतल और सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक हैं। और जाहिर है, जहां इतनी अच्छी जमीन होगी, वहां खेती और घनी आबादी होना तो लाजमी है। लेकिन रुकिए, ये पूरे मैदान एक जैसे नहीं हैं। इनमें भी अलग अलग हिस्से हैं जिनकी अपनी पहचान है। सबसे पहले आता है भाबर। ये शिवालिक की तलहटी में, मतलब जहां पहाड़ खत्म होते हैं, वहां एक 8 से 16 किलोमीटर की पतली सी बेल्ट है। यहां होता क्या है कि नदियां कंकड़ पत्थरों के बीच में से बहते हुए एक तरह से गायब हो जाती हैं। और फिर जैसे कोई जादू हो, भाबर के ठीक दक्षिण में वो जो नदियां गायब हुई थीं, वो फिर से जमीन पर वापस आ जाती हैं। और इस वजह से वहां एक गीला, दलदली और नम इलाका बन जाता है, जिसे हम तराई कहते हैं। ये एरिया अपने घने जंगलों और शानदार वाइल्ड लाइफ के लिए मशहूर है। तराई के बाद नंबर आता है भांगर का। ये मैदानों का सबसे बड़ा हिस्सा है जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है। ये इलाका नदियों के बाढ़ के लेवल से थोड़ा ऊंचा होता है। इससे आप एक तरह से खेती के लिए एक स्टेबल और सेफ प्लेटफॉर्म समझ सकते हैं।
और सबसे आखिर में है खादर। ये बाढ़ वाले मैदानों का सबसे नया, सबसे यंग हिस्सा है। होता यह है कि लगभग हर साल बाढ़ का पानी यहाँ नई मिट्टी की एक परत बिछा देता है और नतीजा, जमीन अविश्वसनीय रूप से उपजाऊ हो जाती है। मतलब इंटेंसिव खेती के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं। चलिए अब अपना रुख करते हैं दक्षिण की ओर, भारत के सबसे पुराने जमीनी हिस्से की तरफ, प्रायद्वीपीय पठार। इसे टेबल लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये एक मेज की तरह उठा हुआ और समतल भूभाग है जो अरबों साल पुरानी सख्त चट्टानों से बना है। अब इस पठार के दोनों किनारों पर हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स, और ये दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं। देखिए, वेस्टर्न घाट्स ज्यादा ऊंचे हैं, लगभग 900 से 1600 मीटर, और ये एक लगातार चलने वाली श्रृंखला है। वहीं दूसरी तरफ ईस्टर्न घाट्स कम ऊंचे हैं, एवरेज बस 600 मीटर, और ये बीच बीच में नदियों से कटे हुए हैं, मतलब डिसकंटिन्यूअस हैं। इनकी सबसे ऊंची चोटियां अनायमुडी वेस्ट में और महेंद्रगिरी ईस्ट में भी इनके इस फर्क को साफ साफ दिखाती हैं। तो अब हम अपने टूर के एक रैपिड फायर राउंड में आ गए हैं। यहाँ हम भारत के किनारों और बाकी बचे इलाकों को जल्दी से कवर करेंगे, यानी कोस्टल एरियाज, डेजर्ट और आइलैंड्स। तो चलिए एक नजर डालते हैं इन पर। पश्चिम में है विशाल थार रेगिस्तान, एक ऐसा सूखा इलाका जहां साल में 150 mm से भी कम बारिश होती है। फिर आते हैं हमारे तटीय मैदान, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के किनारे पतली पतली पट्टियां। और फिर हैं हमारे द्वीप समूह। अरब सागर में है लक्षद्वीप, जो छोटे छोटे कोरल आइलैंड्स का एक ग्रुप है, और बंगाल की खाड़ी में है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, जो बड़े बड़े द्वीपों की एक लंबी चेन है। और यहाँ एक बड़ा ही मजेदार फैक्ट है। क्या किसी को पता है कि भारत का इकलौता एक्टिव वोल्केनो कहाँ है? वेल, ये अंडमान और निकोबार के बैरन आइलैंड पर है ना कमाल की बात। ये हमें याद दिलाता है कि ये इलाका जियोलॉजिकली आज भी कितना एक्टिव है। तो ठीक है, हमने ये पूरा शानदार टूर तो कर लिया, पर अब बड़ा सवाल ये है कि तो क्या इन सब अलग अलग लैंडफॉर्म्स का मतलब क्या है? ये इतने ज़रूरी क्यों हैं? वेल, इसका जवाब छिपा है उन नेचुरल रिसोर्सेज में जो ये हमें देते हैं। इस पूरी बात को एक लाइन में बहुत ही खूबसूरती से समझाया गया है। पर्वत जल और वनों का स्रोत है, मैदान देश के अन्न भंडार हैं, और पठार खनिजों का भंडार गृह है। मतलब हर एक लैंडफॉर्म का अपना एक खास रोल है, और ये सब मिलकर एक दूसरे को पूरा करते हैं। इसको और सिंपल तरीके से समझें तो पहाड़ों से हमें मिलता है पानी और जंगल, मैदानों से मिलता है खाना, और यहीं पर बड़ी बड़ी सभ्यताएं बसी। पठार खनिजों का खजाना है जो हमारी इंडस्ट्री को चलाते हैं, और जो तटीय इलाके हैं वो मछली पकड़ने और बंदरगाहों के लिए जरूरी हैं। मतलब सब कुछ एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। और बस यहीं पर हम एक आखिरी सवाल पर आकर रुकते हैं। भारत की ये जो इतनी विविध भौगोलिक संपदा है, ये भविष्य में विकास और समृद्धि के लिए बेशुमार मौके देती है। तो सवाल ये है कि हम इन कुदरती तोहफों का इस्तेमाल आने वाले कल को और बेहतर बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।